हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार इस वीडियो में जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक और डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पार्ट 3। तो मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आप सभी के सामने। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो फिर से बहुत बेनिफिशियल लगेगा और इससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और कुछ नया ऐड कर पाएंगे अपने डिक्शनरी में, मतलब कि अपने पार्ट में जो अपना कोर कंटेंट का पार्ट है उसमें। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पार्ट 3 में आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ ये बताने की मुझे ज़रूरत ऐसा लग रहा है कि नहीं है, बट बताऊंगा ज़रूर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक इमेज जो मैंने यूज़ करी है वो आपको सजेस्ट कर रही है एग्जैक्टली। सो वेस्ट मैनेजमेंट देखो, आपको पता है जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स है जो आपको मैंने 2 वीडियोस दिए इसके पहले, वो मैंने आपको एक जनरलाइज टॉपिक्स पे नहीं दी, मतलब जनरलाइज टॉपिक अभी तक नहीं दिया था। एक टॉपिक दिया था जो आपको बहुत ही मतलब ऐसा जो चल रहा है करंट में। देखो होता क्या है कि एक्सपेक्टेड क्या है, ऐसे के पार्ट पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एग्जाम में। अब एसबीआई पीओ का एग्जाम मेंस का हो गया, आपने देखा उसमें भी जो क्वेश्चन आया वो कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड था। तो आप एजुकेशन के पार्ट पर मैंने क्या वीडियो दिया आपका, मैंने आपको वीडियो दिया कि एजुकेशन कैसे अफेक्ट हो रही है पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो उससे आप थोड़ा बहुत हिंट लेकर के काफी कुछ रिलेट करके एग्जाम में अच्छा खासा लिख सकते थे। तो मेरा काम आपको क्या है, कंटेंट प्रोवाइड करना। इसी वजह से मैं आपको बार बार इसी बात पर फोकस करता हूं कि आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूं अगर आप वो रट भी लोगे ना या उसको कई बार पढ़ भी लोगे तो भी आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देने वाला है। फॉर्मेट तो आप होशियार हो, इतने आप बड़े मैच्योर हो चुके हो कि फॉर्मेट सिखाने की जरूरत नहीं मुझे आपको, ठीक है, स्पेलिंग सिखाने की जरूरत नहीं आपको, मुझे कंटेंट प्रोवाइड करना है। आपको मुझे बताना है कि ये एक तरीका है, ऐसे इंट्रोडक्शन लिखो, इस तरीके से बॉडी करो और इस तरह से कंक्लूड कर दो ऐसे को, आपके नंबर पक्के हो जाए, बस मेरा टास्क वहां पर पूरा हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट 3 में आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि जनरलाइज टॉपिक है जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लेंदी ना होने पाए, फोकस अपना उसी पे रखूंगा कंटेंट पर, ठीक है। तो मैंने कितने वर्ड्स यूज किए हैं ऑन एन एवरेज, इसमें मैंने 265 टू 70 वर्ड्स यूज किए होंगे, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आप काउंट भी कर लेना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशली लगता है कि इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दूंगा, आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ ले लेना अगर आपको लगता है इसको याद करने के लिए या कैसे इसको सीखा जाए, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ना, आप कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं जल्दी से, एक बार देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कैसे करना। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा कि वेस्ट मैनेजमेंट में आपको लिखना है, तो पता है आप क्या करोगे, आप हॉल में बैठ करके सोचोगे कि वेस्ट मैनेजमेंट में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब जहां बहुत कुछ होता है वहां कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, आपको पता है। जहां बहुत कम होता है आपके पास कंटेंट वहां पर तो फिर भी एक बार आप मतलब एक डिसाइसिव होकर के कि यार मेरे को तो इतना ही पता है, तो इतना ही पता है तो वही लिख दो। बट जब आपको बहुत पता होता है ना तब आप उसमें से छानबीन नहीं कर पाते हो कि ये आई शुड राइट और ये आई शुड अवॉइड, है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब देखो मैंने क्या इसका शुरुआत करी है, आपको मजा आने वाला है। हाइपर कंजम्पशन, ये वर्ड रट लो, अच्छा है। कैसे, हाइपर कंजम्पशन इज अ कर्स ऑफ आर मॉडर्न टाइम्स। तो हाइपर कंजम्पशन यहां पर आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सेसिव जो कंजम्पशन होता है वही सबसे बड़ी समस्या है। तो ये एक स्टार्ट देने के लिए, एक पुश देने के लिए, रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए बेहतरीन तरीका होता है। मैं हमेशा क्यों इतना जोर देता हूं कि इंट्रो को बहुत अच्छे से रखो, इंट्रो को बहुत अच्छे से सजाओ, अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करो, भले इजी लैंग्वेज हो बट उसको इतना अट्रैक्टिव बना दो कि रीडर को मजबूर होकर ही हैज टू रीड दैट पार्ट। तो ये आपको फोकस करना है, ठीक है। ह्यूमंस जनरेट मॉन्यूमेंटल अमाउंट्स ऑफ वेस्ट, a sizable portion of which is disposed in landfills and through waste to energy incinerators। आपको पता है कि जो इंसिनरेटर्स होते हैं, लैंडफिल्स होते हैं, वो कैसे, आपने देखा होगा आजकल तो इतना ज्यादा ही पॉपुलर है वेस्ट मैनेजमेंट जनरलाइज टॉपिक होते हुए भी रोज आपको न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रोज आपको न्यूज चैनल्स पे मिल जाएगा और ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है। दिल्ली जैसे कैपिटल में भी आपको अराउंड देखोगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर लैंडफिल्स और इंसिनरेटर्स का एग्जाम्पल सेट होता है। हाउएवर बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गार्बेज इंक्लूडिंग माइक्रोप्लास्टिक्स नेवर मेक इट टू लैंडफिल्स। आपको पता है ये जो लैंडफिल्स में जाता है वो क्या चीज रिसाइक्लेबल है, कैसे रीयूज हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या फिर उसको हटाकर मजबूरी में, मतलब वो वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है कि वो किसी के काम नहीं आता। तो दैट इज द क्वेश्चन ना, यहां पर वही बताने की कोशिश की जाती है कि और इंसिनरेटर्स एंड अप इन दी ओशंस, वो फाइनली जाता कहां है, ओशंस में। दिस गार्बेज चोक्स मरीन लाइफ, डिस्टर्ब्स जू प्लैंक्टन। आपको बता दिया किसकी लाइफ, मरीन लाइफ।
which are vital to the elimination of carbon dioxide from the atmosphere। तो ये बहुत कुछ, ये पहला इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ बहुत कुछ कह गया, आपको एक अंदाजा दे गया कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पर CO2 के एमिशन की, एक्सेसिव एमिशन की बात कर ली। इसमें अगर आपको लगता है कि आपको मीथेन या अदर गैसेस का नाम जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपने हाइपर कंजम्पशन ऑलरेडी बोल दिया है और आपने मरीन लाइफ को डिस्टर्ब होने वाली बात बोल दी है इंट्रोडक्शन में। इट इज सफिशिएंट नाउ। नाउ वी प्रोसीड टू अदर लाइन व्हिच कैन बी अट्रैक्टिव एंड इट शुड बी। Scientists and engineers estimate that 1 gram of plastic takes more than 450 years to be completely degraded। ये लाइन आप रख लो, क्या कि 1 ग्राम प्लास्टिक जो होती है वो 450 साल तक लगता है उसको समय डिग्रेड होने में। सोचो, which means the plastic that we use today will still be in existence for 4 generations to come, and this is the place where you can actually grab the attention of the reader and you should write it। menace of plastic, जो इतना बड़ा ये पागलपन है ना, waste is one of the biggest looming threats to the existence of our planet। ये लाइन आप बहुत इजीली लिखना और बहुत जरूरी है, इसको जरूर ऐड करना, ठीक है। जहां पर जरूरत लगे तो मैं इसको थोड़ा बहुत रब कर देता हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बाकी पीडीएफ में देख लेना। सुनते चलो नेक्स्ट क्या बोलने जा रहा हूं। देयर आर अदर वेस्ट एज वेल which are organic and inorganic in nature, which can be artificially or naturally degraded, but plastic is one such material where scientists have failed to find a suitable solution for degradation। आपको पता है प्लास्टिक को ज्यादा उजागर किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक ही सबसे ज्यादा घातक है। जब वेस्ट की बात आ रही तो आप बहुत सारे वेस्ट को बता सकते थे, मैंने भी यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दिया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो नेचर में होते हैं, मगर प्लास्टिक को ज्यादा एम्फसाइज करते हुए, उसको ज्यादा हाईलाइट करते हुए क्यों बताया? क्योंकि सबसे बड़ा एक थ्रेट है जिसकी लाइन मैंने ऑलरेडी आपको बताई कैसे लिखनी है, लूमिंग थ्रेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर प्लैनेट, ठीक है। अब कह रहा है जहां पर साइंटिस्ट को भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसके डिग्रेडेशन को खत्म करने का, मतलब आगे हम लोग जो बात करेंगे वो थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज का ऐड करते हुए कि लैंडफिल जो होते हैं वो सीड बेड होते हैं। ये एक्चुअली एनसीईआरटी की किताबों में लाइन लिखी होती है, उसको आप नहीं अगर जानते हो तो आप यहां से सीख लो। ये मैंने लिखा है कि कैसे टेक्निकल वर्ड्स का भी यूज करना होता है, टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में भी और नॉर्मल भी। लैंडफिल्स आर सीड बेड्स ऑफ मीथेन एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता ही है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग को बताना था यहाँ पर, इसलिए ऐड किया गया। इन इंडिया नियरली 60% ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट इज वेट ऑर्गेनिक वेस्ट। घरों में जो होता है भारत के, ये लाइन बताना आपके लिए जरूरी हो जाता है। फिर ये कह रहा है विद लो कैलोरिफिक वैल्यू। आपको पता है वेस्ट को जब रिसाइकिल करते हैं तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू काउंट होती है, तो उसी लाइन को बताते हुए दिस मेक्स ऑप्शंस such as waste to energy incinerators inefficient। जो एनर्जी इंसिनरेटर्स होते हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं इनके आगे, क्योंकि ये इनकी लो कैलोरिफिक वैल्यू की वजह से। वी नीड टू डिजाइन इंसिनरेटर्स दैट आर सूटेड टू इंडियन कंडीशंस। एक सजेशन भी यहां पर देते हुए अब आगे आते हैं इतनी प्रॉब्लम के बाद क्या हो सकता है। ऑल्दो पैरा चेंज किया, इट डज सीम ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है ये वेस्ट मैनेजमेंट इतनी सारी प्रॉब्लम्स देता है। देयर आर सॉल्यूशंस टू गार्बेज पैंडेमिक थ्रू दी क्रूशियल प्रोसेसेस। मतलब आप कुछ ऑल्दो लिख करके आपको पता है कि आप सेंटेंस के पैराग्राफ को नया मोड़ दे रहे हो, आप यहां तक ऐसे नीचे जा रहे थे, आप ऊपर बढ़ रहे हो, मतलब आपने प्रॉब्लम बता दी, दिक्कतें बता दी, अब आप ऊपर बढ़ोगे सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन को कैसे प्रेजेंट करना है। ऑल्दो इट डज सीम ओवरवेलमिंग, देयर आर सॉल्यूशंस टू द गार्बेज पैंडेमिक थ्रू द क्रूशियल प्रोसेसेस ऑफ मटेरियल रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग। रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग प्रिसाइजली क्या वर्ड यूज कर रहा है? प्रिसाइजली वेस्ट मिनिमाइजेशन कैन बी अचीव्ड इन एन एफिशिएंट वे बाय फोकसिंग प्राइमरीली ऑन 3 R's। अब आपने बचपन में 3 R's जरूर पढ़े होंगे, जिनका मतलब क्या होता है? रिड्यूस फॉलोड बाय रीयूज देन रिसाइकिल। ये जरूर लिख देना, अगर वेस्ट से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको नंबर वहां पर पक्के मिलने तय हैं। नेक्स्ट सेग्रीगेशन करना, और सेग्रीगेशन करना मुझे लगता है स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने सबको सिखा दिया है, तो सभी जानते हैं कि segregation of waste into organic recyclables and hazardous categories has to be enforced। इसको आपको जबरदस्ती पालन करवाना पड़ेगा। इनफैक्ट मेट्रो स्टेशन पे आप जाओगे तो यू विल फाइंड कि आपको सेग्रीगेट करना है वेट एंड ड्राई वेस्ट। isn't that? तो यहां पर होता है ऐसा। आगे कह रहा है इन्फोर्स्ड इज स्ट्रिंजेंटली, मतलब क्या होता है? जबरदस्ती करना पड़ेगा एट सोर्स। नीडलेस टू से कहना ये बेकार की बात है कि वेस्ट मैनेजमेंट शुड नॉट बी ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रेसिडेंट्स। इनसे पैसे चार्ज करने चाहिए। जब आप किसी से पैसे चार्ज करोगे ना तो उसको रियलाइज होगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये लाइन वहां पर ऐड करी गई इसीलिए कि ओनली इफ रेसिडेंट्स पे they will realize, यहां पर थोड़ा सा ही लेना, पे they will realize the importance of segregation and recycling। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको लास्ट
लास्ट लाइन कैसे करना है बेहतरीन तरीके से सुन लो और इसको एज इट इज नोट कर लेना। टू सम अप, it can be reinstated that controlling the amount of trash with an appropriate management is a dire need of the hour। समझ गए लाइन का मतलब? समझ गए? इसको पूरा कंक्लूड करने के लिए सबसे ज्यादा किस बात पर पुरजोर जोर दिया जा रहा है कि कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ ट्रैश विद एन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, सही तरीका, इज द डायर नीड ऑफ आवर, मतलब ये सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय की। इफ रिक्वायर्ड इनिशिएटिव्स are not taken in time, so it will cover a large share of planet, leading to multifarious other devastating situations। तो और भी बद से बदतर हो जाएगी सिचुएशन। तो ये एक कंक्लूजन का बेहतरीन तरीका होता है और यही एक ऐसा तरीका है जिसको आपको फॉलो करना है। आपको इन वीडियो से सबसे ज्यादा जो फायदा बच्चों हो रहा है ना, वो सही मायने में ऐसे लिखने का। अब ये कोई भी स्टूडेंट देख रहा हो वीडियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो कोई भी ऐसे की प्रिपरेशन करता है। डिस्क्रिप्टिव के लिए बेस्ट पार्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से देखो, इसको अच्छे से यूज करो, इसका इस्तेमाल करो। आई वुड बी वेरी हैप्पी, मोर देन ग्लैड कि आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हो और सभी स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करो जिनको इस तरह के एसेस की जरूरत है। क्योंकि यूट्यूब पर आपने बहुत सारे एसेस देखे होंगे जहां पर वो फॉर्मेट बता रहे हैं, स्पेलिंग बता रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, बट मैं आपको एसेस लिख लिख कर दे रहा हूँ इसीलिए कि कोई बच्चा अगर नहीं जानता है, वो प्रैक्टिस करना चाहता है, हेल्प चाहता है, तो उनके लिए बेस्ट वीडियो साबित हो। तो उम्मीद करता हूँ फिर से आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला होगा और आप बिल्कुल बेशक बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि और आपको किस तरीके की चीज़ों की एक्सपेक्टेड है, नीड है, वो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर जरूर कर दो। थैंक यू सो मच।